क्वेश्चन नंबर 1 नेटवर्क टॉस का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हो कि अपनी इस ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि केवल क्वेश्चन के आंसर, उसका रीजन भी जानना। आप सभी जानते हो कि नेटवर्क टॉस को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक टॉस भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हो ये दोनों ये आयनिक में आ जाएगा, ये आणविक में आ जाएगा, ये धात्विक में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क टॉस का राइट आंसर हीरा। नेटवर्क टॉस का उदाहरण है हीरा। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपर का अयस्क है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, कॉपर का अयस्क है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए पहले अपने को जो चारों ऑप्शन दिए उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं, ये मैग्नेटाइट होता है और आप सभी जानते हो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। तो ये तो आयरन का हो गया। मेलेकाइट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH ये। तो सीधी बात है, इसमें कॉपर आ रहा है तो ये कॉपर का एक्स हो गया मेलाकाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? कॉपर का एक्स है मेलाकाइट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि केलामाइट किसका एक्स है। तो केलामाइट जिंक का होता है, इसको बोलते हैं ZnCO3। वैसे इसका नाम ले जाता है केलामाइन। चौथा है केयोनीलाइट। तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका? Al2OH⁴ Si2O5। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर का एक्स क्या रखना? मेलाकाइट। लोहे का एक्स हो जाएगा मैग्नेटाइट और जिंक का एक्स केलामाइट और ये किसका एक्स हो गया? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मेलाकाइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है। अब हमें पता है कि आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 12 में कौन आता है? जिंक, मरकरी और कैडमियम। जिंक, फिर कैडमियम आएगा, फिर आपका आएगा मरकरी। इनको हम डी ब्लॉक के तत्व मानते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं मानते। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। अब इसके बाद मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि एक तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री को मैंने यूट्यूब पर लगभग कंप्लीट करवा दिया है। उनके जितने भी वीडियो हैं वो सब का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? बेंजिलिक एल्कोहल में OH समूह कौन से संकरित कार्बन से जुड़ा होता है? तो बेटा बेंजिलिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेंजीन वाले से जुड़ा होगा CH2 और CH2 से जुड़ा होता है OH। तो देखो इस कार्बन से एक बंद इधर और एक बंद इधर, 2 और 2 हाइड्रोजन 4। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण कौन सा है? sp3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा sp3। क्वेश्चन नंबर 5, किस पॉलीहेलोजन यौगिक का अत्यधिक मात्रा में प्रतिशत प्रशीतक उत्पादन में होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बता जाऊँगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर से पहले हम यह समझे, ये लिखा है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होगा? CH2Cl2। ट्राई आइडोमेथेन CHI3, जिसको आप बोलते हैं आइडोफ्रोम। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्रोम। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आए तो आप बता सकते हो। और कार्बन टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl4, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर काफ़ी बच्चों में कंफ्यूजन होगा कि इसका राइट आंसर क्लोरोफ्रोम या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा क्लोरोफ्रोम का उपयोग फ्रियोन बनाने में किया जाता है और फ्रियोन का ही प्रयोग किस में करते हैं? प्रशीतक के रूप में करते हैं। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का अधिकांश उत्पादन प्रशीतक के रूप में ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका द। और अगर इसके आंसर में कंफ्यूजन हो तो अपनी जो रसायन विज्ञान की जो सेकेंड बुक है उसके पेज नंबर 331 पर नीचे देख लेना, आपको ये राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्योंकि अपना मकसद ये है कि क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से सीखते हो और बिल्कुल उसका एनालिसिस और हाफ ईयरली पेपर हल करवाने का मतलब है कि उसका पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम कर दिया जाए, जिससे आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला, विषमदेशिक प्रकृति, आप सभी जानते हो, इसके लिए ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। विषमदेशिक प्रकृति किस प्रकार के टॉस में होती है? क्रिस्टलीय टॉस विषमदेशिक होते हैं। अगला, जब कोई विलयन सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन, और जो नहीं करता है उसको आप क्या कहोगे? अनादर्श विलयन। अब देखो, 4f आंतरिक कक्षकों की उत्तरोत्तर पूर्ति होने के साथ श्रेणी की धातु की परमाणु त्रिज्या में क्रमिक ह्रास होता है। हमें बताए कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु आकार में लगातार कमी आती है। इसको आपने क्या नाम दिया था? लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइड संकुचन। अब क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है। इसका हमें क्या लिखना है? नाम बताना। तो जो सीधी बात है कि वो जो विषैली गैस बनती है उसका नाम होता है फोस्जीन। कौन सी गैस बनती है? फोस्जीन। और फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। बड़ा सब कुछ याद करना, केवल आंसर नहीं, आंसर के साथ। अब इस रिएक्शन को भी समझा तो होता क्या है कि आपने क्या किया? क्लोरोफॉर्म लिया और उस क्लोरोफॉर्म की क्रिया वायु, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया वायु में, तो वो O2 के साथ क्रिया कर जाएगा। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो 2COCl2 + 2HCl बनाता है। इस COCl2 को ही हम क्या बोलते हैं? फोस्जीन। और ये विषैली गैस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। फलक केंद्रित घनीय के कोष्टिका, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? FCC। तो FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। काफ़ी बार हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। निम्न व्यंजक की कोटि बताइए। तो कोटि ज्ञात करने का तरीका है, जो आपको व्यंजक दिया है उनमें घातों को जोड़ दो। तो ये आधा और ये 1.5, तो कितने हो गए? 2। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? अभी के लिए कोटि कितनी हो जाएगी? 2। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए फास्ट रखी है कि इस पेपर में लास्ट में काफ़ी बड़े बड़े और टफ क्वेश्चन है, तो उनको हल करने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो, झाग पलवन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि? झाग पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इससे पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसका जो लिंक है अपने सभी साथियों को भेजें, जिससे अभी इस चैप्टर में काफ़ी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं, तो उन सभी का, और उत्पाद को परिवर्तित करने वाले काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, तो उन सभी के बारे में आपको पता चल जाए। अब जब हम बात करें कि निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। अब देखो इसको ऐसे समझना आपको थोड़ा सा हल करने के लिए कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन, पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? 5। तो 2 पर जोड़ दो Cl और 3 पे जोड़ दो मेथिल। तो सीधी सी बात है, इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। 2 पे मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। 3 नंबर वाले कार्बन पे जोड़ दिया मैंने मेथिल। ये स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल ईजी है, कोई परेशानी नहीं है। कि देखो इसका नाम लिख सकते हो, कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन। तो 1 2 1 2 3 4 5। तो कार्बन 2 पे क्लोरो जोड़ दिया और कार्बन 3 पे मेथिल, तो ये इसकी संरचना बन गई। अगला देखो क्या दिया आपको कि 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन। इनका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4। और कौन से कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन पे। तो 1 2 दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर 3 और 4। 1 नंबर पे Br और 4 नंबर पे क्या जुड़ा होगा? Br। अब आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पे CH2। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई आपकी? 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन-2-इन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, फिनोल यशद रज के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ देता है? तो बड़ा सीधी सी बात है, याद करना होता है, बेंजीन देता है। क्या देता है? यहाँ किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। अगर इस रिएक्शन को मैं समझाना चाहूँ तो एक पेज के पहले तो हम इसका आंसर लिख दें यहाँ पे कि किसका निर्माण होता है? आपका बेंजीन बनेगी।
क्या बन जाएगा, व्यंजन। अब बनता कैसे है वो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। आपने क्या किया, फिनोल लिया, इस फिनोल को यशद रज मतलब तांबे के साथ, किसके साथ, यशद रज का मतलब तांबे के साथ इसको आपने क्या किया, गर्म किया। तो यहाँ से O और यहाँ से ZN अलग हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर H जुड़ जाएगा प्लस ZNO, ये H यहाँ। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिनोल यशद रज के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है, बेंजीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते। क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलकता। अब देखो ये शब्द गलती हो गई, देखो विलय तो ग्राम में है, जो विलाय का वो भी ग्राम में, तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो आपको ज्ञात करना है वो होगी मोल लता। क्या होती है, मोल लता। क्या होगी, मोल लता। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको मोल लता ज्ञात करनी है। तो मोल लता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मोल लता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का भार ऊपर, तो विलय का भार, विलय कौन है, एथेनोइक अम्ल, कितना, 2.5 ग्राम। फिर नीचे क्या आता है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो एथेनोइक अम्ल का, ये जो एथेनोइक अम्ल है इसका मोलर द्रव्यमान अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना गया, 60। फिर है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया सवाल में, 75 ग्राम। अब सीधी बात है ग्राम है तो इसको पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1000 से। अब इसको आप हल कर लो। तो देखो एक बिंदु से एक बिंदु गई, इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 0 इससे गया। अब देखो 25 को इसको काटोगे तो यहाँ कितना गया, 3। तो ऊपर 10 और नीचे 18, तो 10/18। अब 10 में आप जब 18 का भाग दोगे तो लगभग आपका आंसर मैं बता रहा हूँ वो 0.556। अब देखो आंसर क्या आएगा, 0.5555 लगेगा, तो लास्ट में आप 6 लगा लो, जो 0.556। अब देखो मोल लता है तो मात्रा किस में हो जाएगा, मोल kg इनवर्स। तो इसके आगे क्या लिख सकते हो आप, मोल kg इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है 2.5 ग्राम वाला, इसका राइट आंसर होगा 0.556 मोल kg इनवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 प्रासंदाप किसे कहते हैं। एक बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ हल करा रहा हूँ ये सब मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास है और मैराथन क्लास के माध्यम से हल करवाया गया है। अब प्रासंदाप एक सिंपल सी डेफिनेशन है, तो मेरी क्लास का एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हो, प्रासंदाप क्या होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल आपको नज़र आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 राउल्ट और हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए। बहुत इजी और एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते, तो इनकी भी स्क्रीनशॉट है, वो आपके स्क्रीन पे है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे तरीके से इनको याद करें, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ जाते हैं। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, देखो कितनी इजी न्यूमेरिकल है। बच्चे न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक क्वेश्चन के नाम पे डरते हैं, लेकिन जबकि डरने की जरूरत नहीं, इतनी इजी क्वेश्चन। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान कितना दिया, 5.5 × 10⁻⁻14 और ये 5 नहीं सेकेंड है, कुछ गलतियां हो जाती है सेकेंड। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करिए। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, T½ बराबर 0.693/K। अब देखो सवाल में आपको K का मान दिया, इसको हल ही करना है, तो हल कर लो। तो 0.693 और K के स्थान पर लिख दो 5.5 × 10⁻⁻14। अब 10⁻⁻14 ऊपर लगोगे तो प्लस की हो जाएगी। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे, इस पूरे को आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो लगभग ये आ जाएगा 1.26 × 10⁻1.26। तो इसका राइट आंसर क्या था, 1.26 × 10⁻13 सेकेंड हो जाएगा। आप इसका मिलान जरूर करें, क्योंकि जो मैंने बता दिया मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेट किया, आप इसको पूरा हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको क्या हुआ, 1.26 × 10⁻13 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19
बहुत इजी क्वेश्चन है, निस्तापन और भर्जन। ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि देखो नि का मतलब नहीं, निस्तापन की क्रिया वायु की, यही लिख रहा हूँ मैं, समझोगे, अनुपस्थिति में की जाती है। निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में और भर्जन की क्रिया वायु के आधिक्य में, और भर्जन की क्रिया है वो वायु के आधिक्य में की जाती है। दूसरी बात, भर्जन सदैव किसका किया जाता है? सल्फाइड एक्स का। भर्जन सदैव किसका होगा? सल्फाइड एक्स का। और जो निस्तापन होता है वो आपका कार्बोनेट एक्स या जलयोजित ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का, कार्बोनेट एक्स या जलयोजित ऑक्साइड का किया जाता है। तो दो अंतर बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Cr2+ आयन में चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। पहले बात तो आपको चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √n+2 होता है। अब n का मतलब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैं इसको आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ। इसको समझना यहाँ से कि हमने क्या किया, क्रोमियम लिया, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्रोमियम से क्या आ जाएगा? आर्गन। इसके बाद 3d4s, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आप सब जानते हो। अब क्या है कि क्रोमियम 2+ होगा। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4, अर्थात n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप n का मान 4 रख लो, तो म्यू बराबर 4, 4+2, तो 6 को 4 से गुना किया तो कितने हो गए? 24। तो म्यू बराबर √24, और √24 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, हम क्या बात करें, √24 को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको हल करोगे, तो आपका आंसर है 4.89। और मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। ध्यान रखना, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हो और आपने उसका आंसर नहीं लिखा है, उसका मात्रक नहीं लगाया है, तो आपका आधा एक नंबर कट सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट, जितने भी न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो इस और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते, तो इस पेपर की सहायता से आप काफ़ी अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। देखो डबल बॉन्ड है, इस पे HCl जोड़ना है, तो सीधी सी बात है अभिक्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ के नियम से। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो सीधी बात है H तो इस यहाँ जुड़ जाएगा और आपका Cl है वो इससे जोड़ दो, तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे? CH3 CH2 CH, इस CH से आप क्या जोड़ दोगे? आपका Cl, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3, तो ये आपका उत्पाद बन जाएगा। अब देखो HBr के साथ जब प्रोक्साइड आ जाता है तो अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से हो जाएगी। HBr के साथ जब प्रोक्साइड आता है तो अभिक्रिया कौन से नियम से? एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से हो जाएगी। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये H आपका यहाँ जुड़ जाएगा और Br को आप इसके साथ जोड़ दो, तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? ये बन जाएगा व्यंजन वाले CH2 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 Br। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि जब आप इनको समझो तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ कि इस पेपर में कभी कभार हम निर्देश नहीं पढ़ते हैं। आपको ये कहा गया कि लघुरात्मक क्वेश्चन में कितने करने? 5, और आपको दिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 में से केवल आपको 5 ही करने। ये तो मैंने पूरे हल करवा दिए। तो इस प्रकार के निर्देश है वो आप विशेषकर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? और फलक केंद्रित घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है? बेटा ये मैंने अपनी मैराथन क्लास में और चैप्टर 1 की जो ऑनलाइन क्लास ली है उसमें अच्छे तरीके से इसको समझाया है। तो इनका स्क्रीनशॉट है वो आपके इस स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं संकुलन क्षमता के बारे में, आपको दिखा दिया होगा, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद फलक केंद्रित घनीय धातु अर्थात FCC की संकुलन क्षमता आप कैसे ज्ञात करोगे? ये भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगर आप इनका वीडियो देखना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डिटेल से देख सकते हो। इसका अथवा में दूसरा जो हिस्सा है वो आपसे पूछा गया है, उचित उदाहरण देख के
शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष और अंतःकोशी। तो बेटा शॉर्ट नहीं होता, ये शॉर्ट की होता है, ठीक है। तो शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में मुख्यतः अंतर पूछ लिया जाता है। बाकी इनके बारे में जो डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो। और इसके बाद आपका अगला आएगा अंतराकाशी दोष, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो 3 चीज़ें, SCC, BCC और FCC, इन तीनों में से किसी के भी बारे में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। और शॉर्ट की फ्रैंकल दोष से तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मैंने आपको जब मैंने अपना पहला पेपर हल करवाया था तब मैंने कहा था आप एक क्वेश्चन रट लेना, वो आपको कन्फर्म हाफ ईयरली में मिलेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करना होता है। इसका क्वेश्चन आपको दोनों में से एक आज भी मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से, और इनका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। और प्ले लिस्ट के अंदर इन चैप्टर की मैंने मैराथन क्लासें लगा रखी है, उनके अंदर आपको आसानी से इनके वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख कर हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, कोल्बे अभिक्रिया, नेम रिएक्शन दिए, कोल्बे अभिक्रिया, रायमन टिमान अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया और फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया। बेटा आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 10, 11, 12, 13 इन चारों चैप्टर के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब की वीडियो मैंने अलग से बनाए हैं, और वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और इन चारों रिएक्शन को अच्छी तरह से आप याद कर लेना। इसके बाद बेटा अब वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जाता है। बेटा जब इस प्रकार के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं तो हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि इनका आंसर हमें कैसे याद करना है। देखो बेटा जब तक आपको इनकी स्ट्रक्चर नहीं आएगी तो आप उनको हल नहीं कर पाओगे। प्रोपिन लिखा है, प्रोपिन का मतलब क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब प्रोपेन टू ओल बनाना तो सीधी सी बात है, इसमें क्या किया, इसका जलीय अपगठन कर दिया और किसकी उपस्थिति में H2SO4। अब आपको पता जल को आप क्या लिखते हो, H और OH, तो ये H तो आपका यहाँ जुड़ जाएगा और ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, CH3CH OH CH3। इसी को तो बोलते हैं 1 2 3, तो प्रोपेन टू ओल हो गया। तो प्रोपीन का अम्लीय उत्प्रेरित जलीय योजन बोलते हैं इसको। रिएक्शन का क्या नाम था अगर आपने इसको पढ़ाओ चैप्टर में, क्या, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलीयोजन करने पर। अगला है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। तो देखो फॉर्मूला समझना कि दिया है सवाल के अंदर, देखो अब इसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। C2H5 एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको प्रोपेन 1 ओल बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दी, HCH डबल बॉन्ड O के साथ करवा दी, हो गया। तो क्या होगा देखो यहाँ पे C2H5 C के साथ कितने H, एक H और यहाँ पे OMgCl बन गया। अब इसकी क्रिया मैंने क्या किया कि इसको प्लेन से इसका मैंने जल अपगठन कर दिया, तो ये यहाँ से तो क्या हो गया, अलग हो गया और यहाँ पे A जुड़ गया। तो क्या होगा, C2H5 को आप क्या ले सकते हो, CH3CH2, कितने C के साथ 2H, तो CH2 और ये OH। तो देखो 3 कार्बन की श्रृंखला वो नंबर 1 पे जुड़ा, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा कंफ्यूज की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये क्या है, बेंजिन वाले इसके ऊपर जोड़ दो CH2Cl, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। अब इसको किस में कन्वर्ट करना, बेंजिल एल्कोहल में, तो CH2OH। तो बड़ा इतना तो आपने सीखा ये कि क्लोराइड को एल्कोहल में हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, इसको हल करके मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें कि जिससे मैं भी आपका जो IQ है वो जान सकूँ कि आप कितना ईजिली इसको हल कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या लिखा है,
मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन टोल बनाना, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। अब देखो एक कार्बन तो यहाँ था, यहाँ 3 कार्बन बढ़ गए, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसकी क्रिया मैंने कीटोन से करवा दी, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH3, एक CH3 ऊपर जोड़ दिया उधर, CH3 और OMgCl, इसका जलापठन कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। अब इसका नाम लिखोगे तो 2 मेथिल प्रोपेन टोल हो गया। तो ये पेपर मैंने काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन काफ़ी बड़ा पेपर था, आपको हल करवा दिया और उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ती है, इसलिए पेपर टाइम पर हल नहीं हो पाता। इन सभी के अगर वीडियो देखना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको इस तरीके से देख कर समझ के हल कर सकते हो। और अपने जितने भी साथी हैं उनको जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिससे सब के सब इसका लाभ उठा सके। आज की क्लास यही समाप्त होती है।